दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ उमैर महबूब और आज हम अपना आईआर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉजेशन ऑफ वॉर। पिछला टॉपिक आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉर और उसकी काइंड्स। अब हमने ये देखना है कि वॉर होती कैसे है। सेनेका, ही वाज अ रोमन स्ट्रेटेजिस्ट, उसने 2000 साल पहले तकरीबन कहा था कि ऑफ द वॉर men ask about the outcomes and not the reasons or causes. But we cannot say this about the modern warfare. We have to go into the reasons of the war, so as to dissuade the nations, as to eschew from war, as to prevent warfare from being happening. So अगर हम cause को identify कर लेंगे, we shall be in a good position. Then to suppress the cause, and we can say then that a war will not happen. So इसकी different theories हैं। Realism जो है वो hold करती है कि war balance of power के लिए हो सकती है, जैसे कि हमने अपने पिछले lectures में ये बात देखी भी है। war maximization of power के लिए हो सकती है। war डिपेंड करती है एंड वेरीज एज पर द टाइम और द ड्यूरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ दैट नेशन। जो प्री मेच्योर नेशंस होती हैं या इमेच्योर नेशंस होती हैं जिनकी आज़ादी को कम टाइम गुजरा होता है, दे गो टू वॉर मोर ऑफन बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योरिटी। हालांकि अगर हम तारीख को देखें तो आप ये बात मानेंगे कि जो पुरानी नेशंस हैं, क्या उन्होंने कभी वॉर नहीं की? क्या कभी ब्रिटेन ने वॉर नहीं की? कितनी पुरानी नेशन है। क्या कभी यूएस ने वॉर नहीं की, या रशिया ने, या इवन चाइना ने, या जापान ने, या हॉलैंड ने, या जर्मनी ने, और सबसे बढ़ के या फ्रांस ने। बाय द वे मुझे याद आया कि एक किताब है मैथ्यू वाइट की, द ग्रेट बिग बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स। उसमें वो इंसान की 100 मैन मेड वर्स्ट एट्रोसिटीज का जिक्र करता है, और जो एंड पे वो स्टैट्स जब उसने इकट्ठे किए तो यू नो द मोस्ट डेथ्स इन द वॉर और आउटसाइड द वॉर हैव बीन कॉज्ड बाय ओनली वन नेशन, दिस वन, इंग्लैंड, ब्रिटेन। एनीवेज, नेक्स्ट थिंग इज नेशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी विल ट्रांसलेट इनटू aggression and hostility. So it can then go to the poor nations because of her inability to control the circumstances can go to war also. Polarity, number of poles. जितनी ज्यादा great powers होंगी, जितनी ज्यादा powers होंगी, उतना chance of war ज्यादा बढ़ जाता है अगर उनकी alignment अलग अलग है। poles का यहाँ पे मतलब है alignment की सेंस में। लेकिन जो अल्टरनेटिवली लिबरलिज्म है वो होल्ड करती है कि हमें चाहिए कि हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स की मदद से वॉर को खत्म करने की कोशिश करें, ना कि उसको उसके कॉजेस को ढूंढें, बल्कि वो बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरफ चले जाते हैं कि हम उसे एलिविएट करें, वॉर को खत्म करने की कोशिश की जाए। सो वी कम टू द वॉर। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये कहती है कि वो डिफाइन करती है कि वॉर जो है वो क्यों हो सकती है। जैसे कि 1914 में आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन की वजह से, प्रिंसिपी ने जो की थी उससे वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर हुई है। लेकिन हम साथ ये भी तो कह सकते हैं कि उसके अलावा जो अंडरलाइंग कॉजेस थे वो बहुत ज्यादा थे। यूरोपियन इंपीरियलिज्म, यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर, बल्कन वॉर्स 1912 में हुई थी और 1913 तक गई थी। जापान, जर्मनी और जापान की जो इन्वेजन्स थी उससे पहले रशिया की वॉर थी, जापान की वॉर थी, चाइना की वॉर थी, उससे पहले हो चुकी थी। सो क्या उन चीजों की वजह से, और अलाइनमेंट्स हो रही थी, अलायंसेस बन रहे थे बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि फर्डिनेंड की जो असैसिनेशन है वो सिर्फ एक ट्रिगरिंग इफेक्ट था, वो कैटलिस्ट था जिसने इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉर को जल्दी कर दिया, जल्दी सामने ले आया हमारे। अब हम आते हैं इंडिविजुअल लेवल की तरफ कि इंडिविजुअल लेवल पे हम चारों लेवल्स पे डिफाइन करेंगे वॉर को, बिकॉज याद रखिएगा वॉर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसका कोई एक कॉज ढूंढना ये बेवकूफी है।
तो हम चारों लेवल्स पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं वॉर को। इंडिविजुअल लेवल पे कहा जाता है कि वॉर नेशनल लीडर्स की रैशनल डिसीजन मेकिंग का नतीजा होती है, और दे थिंक दैट दे कैन अचीव मोर बाय गोइंग टू वॉर इंस्टेड ऑफ बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। लेकिन इसकी जो अल्टरनेट थ्योरी है वो ये होल्ड करती है कि जो वॉर है वो बेसिकली डेविएशन फ्रॉम रैशनैलिटी की वजह से होती है, कि यू आर कैरिड अवे बाय सिलेक्टिव परसेप्शंस। ये टर्म्स लाजमी यूज किया कीजिएगा पेपर में। यू आर कैरिड अवे बाय ग्रुप थिंक, यू आर कैरिड अवे बाय कॉग्निटिव डिसोनेंसेस, और इस वजह से आप वॉर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, पहली थ्योरी कह रही है कि रैशनल एक्टर्स करते हैं, दूसरी कह रही है इट इज बिकॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम रैशनैलिटी। साथ ही ये कहा जाता है कि हम एजुकेशन और मेंटेलिटी ऑफ द होल नेशन को भी देखते होते हैं। बाज़ औक़ात उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर होगी या नहीं होगी। जो ज्यादा एजुकेटेड नेशंस नहीं है वो हमें लगेगा कि वॉर की तरफ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। मैंने आपको ऊपर मिसालें दी हैं, वो सारी नेशंस जो है यूरोप की और अमेरिका की, वो सारी पढ़ी लिखी नेशंस हैं। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगुलर फैक्टर बाय द वे। और बाज़ औक़ात नेशंस में कुछ में इन्नेट टेंडेंसी भी होती है वॉरफेयर की। कुछ नेशंस बाय डिफॉल्ट जो है वो एग्रेसिव होती हैं, जैसे जापान वर्ल्ड वॉर 2 से तक इंतहाई एग्रेसिव नेशन थी, लेकिन उसके बाद उनको अकल आई है जब एटम बम उन पे गिरे हैं 2, तब से वो पैसिव हो गए। बट समटाइम्स द मेकर ऑफ वॉर कैन बिकम द मेकर ऑफ पीस, एज इन द केस ऑफ अनवर सादात of Egypt. डोमेस्टिक लेवल, इंडिविजुअल के बाद हम हल्का सा ऊपर गए हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे हम कैसे वॉर की कॉज को बयान कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, कि वो स्टेट की जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो किस तरह की है। क्या उसकी लेजिस्लेचर में हॉक्स ज्यादा बैठे हुए हैं, कंजर्वेटिव किस्म के लोग, राइटिस्ट पार्टी ज्यादा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो वॉरफेयर की तरफ ज्यादा जाएंगे। दूसरा ये कि इसके बावजूद हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। कोल्ड वॉर में कैपिटलिस्टिक कंट्रीज ने इल्जाम लगाया कम्युनिज्म के ऊपर कि ये लोग जो हैं ये वॉर की तरफ जाते हैं, और कम्युनिज्म वालों ने ग्रीडी कैपिटलिस्ट्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप लोग वॉर के ऊपर जाते हैं। लेकिन इन अ सेंस अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों बराबर जाते होते थे, कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों ने इक्वल वॉरफेयर की है। फिर हम देखते हैं कि क्या रिच और पुअर कंट्रीज जाएंगे। रिच कंट्रीज चूंकि ठीक होते हैं, उनकी जीडीपी अच्छी होती है, उनमें फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन या सेंस ऑफ डेप्रिवेशन या सेंस ऑफ डेसोलेशन नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि वो नहीं जाएंगे और पुअर जाएंगे। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होता, रिच भी जाते हैं पुअर भी जाते हैं, इक्वली जाते हैं। हाँ, एक बात है कि जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आती है तकरीबन 12,000 साल पहले, तो ईयर्स बिफोर, उस वक्त उससे पहले हमें पता है कि फॉरेजिंग का दौर था, यानी कि हंटर एंड गैदरर्स का दौर था, जिसको हम फॉरेजिंग भी कहते होते हैं। उसमें जो हंटर गैदरर्स थे उनको देखा गया कि दे वर मोर प्रोन टुवर्ड्स द वॉरफेयर। पोटेंशियल फॉर वॉर, अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि ये कितना एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर याद रखिएगा कि एक थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जिसमें ये कहा जाता है कि द डेमोक्रेसीज यूजुअली डोंट फाइट विद ईच अदर, दो डेमोक्रेसीज फाइट विद द ऑटोक्रेटिक regimes और डिक्टेटोरियल regimes, they do not fight with one another। और आप हैरान होंगे, इट इज द केस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप बिलखुसूस देख लें, डेमोक्रेसीज हैव सेल्डम फॉट विद ईच अदर। तो ये थ्योरी आजकल होल्ड करती है, बल्कि इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज भी मिला एक बंदे को जिसने प्रूव किया स्टैटिस्टिकली कि डेमोक्रेसीज डोंट फाइट ईच अदर। फिर इसमें आ जाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, कि स्टेट की लीडरशिप के ऊपर जो लेजिस्लेचर है, जो हॉक्स बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, वो कितना प्रेशर डाल रही है, और क्या वो
पुश कर रही है उस एडमिनिस्ट्रेशन को टू गो फॉर द वॉरफेयर। लेकिन वही वाली बात है, अ सोसाइटी कैन ग्रेटली चेंज ओवर टाइम। जापान की मैंने आपको मिसाल दी। इस तरह अंगोला में एक आइकन बुश हंटर गैदरर्स हैं, वो 1960s में देवर एक्सट्रीमली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने देखा, देवर एक्सट्रीमली पीसफुल, बट 1920 की दहाई में देवर फाउंड एक्सट्रीमली वायलेंट। तो वी कैन से कि 40 साल का अरसा, ऑल्दो बड़े पैमाने पे तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन एक नेशन उसमें किसी हद तक, एक जो कबीला होता है किसी हद तक उसमें चेंज हो सकता है। जापान और अंगोला की मैंने आपको मिसाल दी। उसके बाद हम आते हैं इंटरस्टेट लेवल के ऊपर। अगेन यहां पे थ्योरी आती है रिलेशन की सेंस के। एक थ्योरी जो है पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहलाती है, और वो ये कहती है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ये हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट है, बल्कि उसकी स्टेटमेंट नहीं, उसकी किताब से मैं एक आपको बता रहा हूं वाकया, एक्सेप्ट है कि ऑफ द 15 हिस्टोरिकल केसेस in which a rising power threatened to overthrow an established hegemon, 10 resulted in conflicts. अब दोबारा बात सुनिएगा। ये एक हेजिमॉन है, ये एक राइजिंग पावर है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर इसके बराबर आ गई। अब when it will threaten this hegemon, पावर ट्रांजिशन हो रही है, देखें आप, it can result into war. Power transition theory. The hegemon will try to maintain its position. So it will go with an all-out war with the rising power. You can see this happening at the present moment with US and China. Easily. So, God forbid कि war happens, लेकिन पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि वॉर इस वजह से होती है। दूसरी एक और है कि डेटरेंस, कि क्या इंटरस्टेट लेवल के ऊपर डेटरेंस इस लेवल के ऊपर है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ कोई भी एक्शन करने से पहले सोचेगी। अगर डेटरेंस है, हम इसको पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है हमारा ये, अगर डेटरेंस मौजूद है तो फिर कोई स्टेट कोशिश करेगी कि मैं किसी के साथ पंगा ना लूं, मैं हमला ना करूं, अदरवाइज आई विल बी that other state will retaliate and I will pay the price for that. लेकिन अगर डेटरेंस ना हो, अगर एक स्टेट को पता है मैं स्ट्रांग हूं, दूसरी वीक है, तो they will ultimately invade that nation. तो वॉर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती होती है। तीसरी आर्म्स रेस, अगेन एक नेशन जो है वो आर्म्स बना रही है, दूसरी भी बना रही है, तो वॉर की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ती होती है। And the last one is the global level of analysis. इसमें हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि war is rather a rhythmical, a cyclical thing. Weapons of mass destruction ने इस वक्त war की जो probability है उसे कम कर दी है, because each nation हम assume करते हैं कि rational actor है, तो वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे कि they will go for an all-out war. If they go, they have the fear of retaliation and retribution. सो साइक्लिकल में कहते हैं, ये अमूमन थ्योरी होल्ड करती है विच इज नोन एज कॉन्ट्राटिव साइकिल्स। ये इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं, तकरीबन 80 से 100 साल के दरमियान वेरी करते हैं। इन लॉन्ग इकोनॉमिक वेव्स की वजह से हम कहते हैं बाज़ औक़ात के वॉर हो सकती है, और यहां तक भी कहा जाता है कि वॉर इज अ लर्न्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि ये आपकी बायोलॉजी के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, बल्कि ये लर्न की जाती है। किसी हद तक इस बात का हमारे सामने सबूत मौजूद है। इवन जो युवल नोह हरारी की किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, सेपियंस, और होमो डियस जो उसकी दूसरी किताब है, उसमें उसने यही बात लिखी है कि मोरालिटी एंड अल्ट्रुइज्म एंड सब्जेक्शन टू ग्रुप नॉर्म्स इज हार्ड वायर्ड इन सेपियंस। तो ऑल्दो हिस्टोरिकली हमें इस चीज का एविडेंस जो है वो वेरीड किस्म का मिलता है, लेकिन हम आम हालात में ये बात एज्यूम करते हैं कि अगर मैं किसी बंदे के साथ बैठूंगा, आई विल नॉट पंच द पर्सन बिला वजह, आई विल बिहेव इन रादर कंपोज्ड फैशन। थैंक यू सो मच।
आई होप आपको समझ आई होगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी एम्बिग्विटी, you can approach me on my WhatsApp group also. We shall meet in the next lecture.